आज शाम सियासी उफुक जो है रंगीन हो गया और इसके रंगीन होने की वजह यह थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा अपनी पार्टी क़यादत को भेज दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर बड़ा दबाव था और दबाव इसलिए था कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल जब पार्लियामान में पेश हुआ, सेनेट में पेश हुआ, तो वहाँ अपोजिशन की अक्सरियत थी और अपोजिशन के तमाम ही लीडर बड़े तमतराक के साथ, बड़े तयक़ुन के साथ, यकीन के साथ ये बात कहते रहे कि ये बिल हम पास होने नहीं देंगे, क्योंकि वो इस बिल को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते रहे हैं, वो इस बिल को पाकिस्तान को गिरवी रखने के मुतरादिफ करार देते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था अपोजिशन के लिए कि ये बिल सेनेट से पास ना हो, लेकिन ये बिल पास हो गया और जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौजूद नहीं थे सेनेट में। एक वोट, वो भी चेयरमैन सेनेट का वोट था, हुकूमत के हक़ में गया और इस तरह से ये बिल कानून बन गया। इसके बाद बड़ा दबाव था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, हुकूमत ने भी बड़े इनके पर तंज के तीर चलाए। फवाद चौधरी साहब ने शुक्रिया अदा किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का। वहीं पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी मजबूत आवाज़ें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर तनकीद कर रही थी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का कहना था कि जितनी भी ज़ाती मसरूफियात हों, लेकिन इस बिल के पेश होने के वक्त तमाम ज़ाती मसरूफियात जो पसे पुश चली जानी चाहिए थी, उनकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए थी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को मौजूद होना चाहिए था। रज़ा रब्बानी साहब बहुत मोतबर नाम, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जुम्मे के दिन जब ये बिल पास हुआ है उस दिन को उन्होंने सेनेट का शर्मनाक दिन करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इस सेनेट में मुट्ठी भर सेनेटर्स थे जो ज़िया के दौर में या मुशर्रफ के दौर में सीसा पिलाई हुई दीवार बने के खड़े हो जाते थे। तो एक मीरास जो थी उनकी, यूसुफ रज़ा रब्बानी साहब का कहना यह था कि आज मैंने उस मीरास को दफन कर दिया। तो इतना सख्त रिएक्शन आया। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्तीफ़ा देना बनता ही था, उन्होंने पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अब देखें पार्टी क़यादत क्या फ़ैसला करे। लेकिन सिर्फ इस्तीफ़ा ही नहीं दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट पर भी शदीद तनकीद की है। सुनाता हूँ उन्होंने आज कहा कि आप रोल ऑफ द चेयरमैन एंड द स्पीकर, दे आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। उनको किसी तरीके से भी वो बायस नहीं होना चाहिए। जब वोटिंग हुई इसके बावजूद भी 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी की। दैट मीन्स यू फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट, नॉट द अपोजिशन। सेनेट की तारीख में मैं पहली मरतबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आई एम नॉट astonished by the harsh words of my opponent, but I am astonished by the silence of my well-wishers. You all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government, and I am saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड रेजिग्नेशन टू माय पार्टी दैट आई डोंट वांट टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इस इस्तीफे के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुने वो क्या कह रही हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गिलानी साहब का, उनका कलीदी किरदार है और उनके साथ जो उनके हलीफ हैं जिनकी बदौलत वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने बैठे हैं, उनको खास तौर पे फोन करके उन्होंने बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर हुकूमत को वोट दिया। गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे बने, उन्होंने तो नून से वादा किया था कि ये सीट वो तारड़ साहब को देंगे और फिर उन्होंने अपने उस फैसले पर नजरसानी की। उस नजरसानी में बरकत कहां से आई ये भी आपके इल्म में है। तो जब उन्होंने उस एहसान का बदला चुका दिया तो शुक्रिया तो बनता है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन के अंदर कुछ लोगों को हुकूमत ये बता रही है कि वो सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं हुकूमत के लिए। और शेख रशीद साहब के भी बयानात आपके जहन में होंगे, उन्होंने बार बार कहा कि 15 लोग, कभी कहते हैं 25 लोग हुकूमत के साथ मिले हुए। तो ये सहूलतकारी का किरदार हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के लोग अदा कर रहे हैं और ये एक सीरियस बात है, क्योंकि अपोजिशन तो आवाम के हुकूक़ की जंग लड़ने की बात कर रही है, मार्च निकालने की बात कर रही है, पार्लियामान में हुकूमत को घर भेजने की बात कर रही है। तो ये सारा मामला क्या है, मेहमानों के सामने रखता हूँ, तारुफ़ करूँ मेहमानों का आपसे। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा,
बिल पास हुआ और बिल पास होने के फौरी बाद शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। तंज कर रहे हैं वो और कह रहे हैं कि बिल पास करवाने में आपके ताउन का शुक्रिया, अब आपका इस्तीफ़ा देना बनता है। चंद दिन पहले बाहर जाने की इजाज़त की शर्त पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी अपने इस्तीफ़े की पेशकश कर चुके हैं। ये इस्तीफ़ा लेने आए थे, अब अपने अपने इस्तीफ़े भी देंगे और लूट मार का हिसाब भी बस देखते जाइए। यानी वो कह रहे हैं कि जिनका इस्तीफ़ा आ गया, और कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्तीफ़ा की पेशकश की थी कि उनको बाहर जाने दिया जाए। क्या इतनी कमज़ोर ग्राउंड पे खड़ी हुई है अपोजिशन? बहुत शुक्रिया मसूद। कमाल बात यह है कि आप शहबाज गिल जैसे उस आदमी की बात को सीरियस ले रहे हैं जिसको पूरी दुनिया सीरियस नहीं लेती, पता नहीं घर वाले भी लेते हैं कि नहीं। और उन्होंने तो ये भी कहा था शहजाद अकबर हुकूमत लेती है ना, इमरान खान साहब लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो आपने देखा। जी मैं अगर गुजारिश कर पाऊँ, उन्होंने कहा था कि ये बात गलत है और ये झूठ है और ये सियासी पता नहीं क्या जो भी उन्होंने फजूल से लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। तो ये शहबाज गिल साहब तो कोई है नहीं कि जिनकी बात पे कमेंट किया जाए। ये जो जहाँ तक इस पूरे बिल के और सिनेरियो की बात है, देखिए मसूद साहब, कमज़ोर दिल हजरात जो है ना वो हर पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर अपोजिशन काटना कोई आसान काम नहीं होता। जब एक फाशिस्ट हुक्मरान आपके सिर पे मुसल्लत हो, जिसने हर सूरत हाल में अपने सियासी मुखालफिन को जेल में डालने की ठान ली हो और जिसने हर इदारा जो है वो अपने मुखालफिन जो सियासी MNAs MPs सेनेटर्स हैं उनके पीछे डाल दिए हों और उसके साथ साथ उसको पसे पर्दा भी बहुत सारी जो है वो मदद हासिल हो, तो वहाँ पर कमज़ोर दिल हजरात होते हैं जो यकीनन बाकी पॉलिटिकल पार्टी पूरी पार्टी के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल आर नहीं है कि दिलावर खान जैसा आदमी जो है जिसको PMLN ने टिकट देकर सेनेटर बनाया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक शर्म का बायस है। और ये जो जो पॉलिटिकल जो तरीक़ाकार होते हैं, जो ये लकूनाज निकल आते हैं कानूनी तौर पर कि आप उनका कर कुछ नहीं सकते, उनके लिए कोई रसीद जो है, जो उनके मामला सेटल होते हैं या तय होते हैं, वो रसीदें हमारे पास हैं नहीं हैं। तो वो जिन्होंने किया होता है, अगर वो बार बार कहते हैं आप उनके लिए खिलाफ करते कुछ नहीं। मैंने तो कई दफ़ा कहा कि आप हमें लिस्टें प्रोवाइड करें कि आपके साथ किस किस ने मददगार आपके साथ हुए, तो यकीनन जो है उनके बारे में बात की जाएगी। जहाँ तक गिलानी साहब की बात है, जाहिर है वो अपोजिशन लीडर मगर यूसुफ रजा गिलानी तो कमजोर दिल के आदमी नहीं है ना, उनकी गैर हाजिरी जो आप कमजोर दिल के लोग कह रही हैं। जी, कमजोरियाँ बड़ी तरह की होती हैं। कमजोर दिल अफराद जो हैं वो कई तरह के हर जगह पे होते हैं, लेकिन गिलानी साहब के बारे में मैं ऐसा नहीं समझती। उन्हें जो है वो चूंकि अपोजिशन लीडर हैं इसलिए उन पर तनकीद ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप इस बात को नहीं भूल सकते मसूद साहब, ये बात भी अपने प्लीज़ उसमें रखिए कि 11 बजे के बाद एजेंडा जारी करना, बिल के ऊपर जो है वो सब मेंबरान जो है अपनी स्टडी करने के बाद हाउस में आते हैं, उस सबको बाईपास किया गया। रात के 11 बजे एजेंडा जारी करके जो है वो लोग जो है वो जो इनके थे वो पूरे हो गए। हमारे लोग कुछ जो है वो शहर से बाहर थे, तला महमूद साहब जो है वो कराची में थे, वो नहीं वापस आ सके। सो ये और फिर यह है कि 30 मिनट जो है वो आपको मालूम है कि 2 दफ़ा हाउस एडजर्न किया कि इनके पास वोटिंग के लिए बंदे पूरे नहीं थे, लेकिन वो ज़ाहिर फैसिलिटेशन जो है वो पहले दिन से चल रही है। और गिलानी साहब धांधली को जो है वो रो रहे थे, तो धांधली तो इस मुल्क के साथ 2018 में ही हो गई है। अब जो भी होगा वो धांधला ही होगा। और ये जो सेनेट की इन्होंने सुबकी की है, जो सेनेट को पूरी सेनेट को जो है वो, बल्कि सेनेट हम रो रहे हैं, हमने यहाँ पर पूरा स्टेट बैंक जो है वो गिरवी रख दिया है IMF के सामने। तो इसके बाद अगर इनको शर्म नहीं आ रही जो हुकूमती बेंचेस में बैठे और बगले में जा रहे हैं, बड़ा नेकी का काम किया इन्होंने 550 अरब रुपए का टीका जो है इस हुकूमत इस मुल्क को लगाया है। आम आदमी से इन्होंने जो है उनका खून नचोड़ के ये जो है वो टैक्स लगा के लोगों से पैसे लेने हैं। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। टैक्स तो इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुबारक हो, लेकिन इसका नतीजा निकलेगा। जो आप कह रही है ना कि रात के अंधेरे में तो सदाकत अली अब्बासी साहब, जो नॉर्म्स हैं, पार्लिमानी नॉर्म्स, जो तरीक़ाकार होता है, उसको बाईपास करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है आपको? क्यों रात के अंधेरे में आप बिल पास करवाते हैं? अपोजिशन तो सही फिर आप पर वो तनकीद करती है ना कि आप तो सारी चीज़ें ना कमेटी में भेजते हैं, ना वक्त पे एजेंडा बताते हैं, रात में 11 बजे एजेंडा देते हैं, हाउस जो है वो आधे घंटे तक आप जो है वो सस्पेंड रखते हैं, बिल पेश नहीं करते। तो इस तरीके से आप बिल पास करवाएंगे, इस तरह से कानून साजी करवाएंगे? मसूद साहब बहुत शुक्रिया। अज़मत साहब ने कहा कि ये अक्सरियत के बावजूद हार गए इसलिए कि इनके पास कमज़ोर दिल लोग थे। तो वो कमज़ोर दिल लोग नहीं है, वो कमज़ोर ईमान लोग हैं।
ईमान लोग ड्राइव करते हैं लीडर से, लीडर के नज़रिए से और लीडर के कमिटमेंट से। और जब लीडर की कमिटमेंट अपने बाल बच्चों पे, अपने पैसे पे, माल लूटने पे होगी तो उस पार्टी का कोई भी कारकुन कमिटमेंट शो नहीं करेगा। जब उसको पता लगेगा मेरा लीडर जो है वो अपनी सोच पे और अपने लालच पे बिकता है, वो भी बिक जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, तारीख उठा के देख लें, जहाँ लीडर करप्ट होते हैं, जहाँ मोरूसी पार्टियाँ होती हैं, जहाँ लोग अपने बच्चों का फिक्र करते हैं और लोगों के बच्चों का माल खा के अपने बच्चों के एहसास बनाते हैं, उनका हाल यही होता है। सदाकत भाई, आपने चालाकी से बिल पास करवाया है, हवा में ये इल्जाम ये आपके ऊपर? जी, हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। चालाकी से पास करवाया है आपने। मेरी जरा बात सुन लें। उसके मुकाबले में हम कमजोर हैं, हम अकलियत में हैं, लेकिन हम कमिटमेंट में, हमें पता है हमारा लीडर, उसने फैक्ट्रियां नहीं लगानी, उसने चोरी नहीं करनी, वो कौम के लिए लड़ रहा है और माफिया से लड़ रहा है, और वो माफिया जिसने 30 साल इस मुल्क को लूटा है उनसे लड़ रहा है। इसलिए हमें दिल करता है हम अपने काम छोड़ के उस लीडर के नजरिए के पीछे हम जाके अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम लीडर के पीछे लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर नजरिया है। ये सोच की बात है और पाकिस्तानी लोगों को भी ये समझ आ जाएगी कि नजरियाती लीडर में और मोरूसी पार्टियों में और कारोबारी पार्टियों में फर्क क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको भी समझ आनी चाहिए कि क्या वजह है कि ये आर या पार नहीं कर सके, क्या वजह है इनके घर के बंदे इनके कहने पे इस्तीफा नहीं दे सके, क्या वजह है वो लॉन्ग अवेटेड लॉन्ग मार्च नहीं हो सका। इस पर ऐसा करते हैं ना, इस पर न्यूट्रल राय लेते हैं मजहर अब्बास साहब की, इस पे एक न्यूट्रल राय लेते हैं मजहर अब्बास साहब की। मजहर अब्बास साहब, मेरी बात जाने देना, आपको क्या मसला है? दोबारा जाऊंगा ना भाई, मेरी बात तो जाने दें। अच्छा चलिए करें ना, मैं समझा रहा हूं आपको। ये इनको कभी भी ये लॉन्ग मार्च कर ले नहीं होगा, ये इस्तीफा देंगे। इवन इनके घर के सजाद अवाम भी इस्तीफा नहीं देंगे, जो कैप्टन सफदर का भाई है। ये जब लॉन्ग मार्च करेंगे नहीं होगा, ये जब बाइकआउट करेंगे नहीं, क्योंकि इनको सबको पता है कि इनके लीडर चोरी करके चोरी के महलों में लंदन में बैठे हुए हैं, और जब मुश्किल टाइम आता है कारकुनों को छोड़ के कभी वो सरूर पैलेस में, कभी वो लंदन के महल में बैठेंगे। क्यों वर्कर मार खाएं, क्यों वो खाएं? क्योंकि इनका नजरिया जात है, मुल्क और कौम नहीं है। इसलिए हमेशा इनको शिकस्त इनका मुकद्दर रहेगी। अच्छा चले अज़मा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी, फिर मैं मजहर अब्बास साहब के पास जाऊं। मैं मतलब इस पे क्या कहूँ, कमाल बात है कि पीटीआई के लोग नजरिए की बात कर रहे हैं। मतलब खुदा का खौफ करो तांगा पार्टी वालों, तुम लोगों को अगर जो है वो तुम्हारे कंधे पे कोई हाथ ना रखता तो आज तुम लोग कहीं एग्जिस्ट ना करते। आज जब से हुकूमत बनने से लेकर, बल्कि पार्टी बनने से लेकर तहरीके इस्तकलाल से जो शुरू हुई थी और आज तक जो है वो ये किसके मरहूने मिन्नत है, ये तो बाहर किसी को मिलने नहीं जा सकते, इनको तो कोई मिलता नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं देता। और वो कमिटमेंट और नजरिया जो है वो ले जाओ ना। ये सौगातें, ये जो आला ज़र्फ के लोग हैं जो आपके नजरिए पे बहुत करीब है, तो उनको ले जाओ अपनी पार्टी में, ले जाके वहां से इलेक्ट करा लो। हमारी पार्टी के अंदर जो है वो लोटे क्रिएट करके आप बड़ा नजरिए को जो है फरोग दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, ओ भाई अब तो चोर डकैती की बात, ये चोर डकैती थी हमारे साथ। सदाकत बासी साहब, ये स्टेट बैंक का बिल था, ये मनी बिल था जिसके ऊपर आपने हमें लूटा है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को। इसके अंदर पार्टी वार्टी नहीं आ रही थी। और आप जो है फॉरेन फंडिंग के अंदर जिस आदमी ने, अभी मिल गया आज रिकॉर्ड, अकबर एस बाबर को आ जाएगा बाहर, और ये 4 लोगों के नाम भी आ गए हैं, जिसमें टेलीफोन ऑपरेटर है, जिसके अंदर आपका जो है वो टी बॉय है, जिसके अंदर आपका अकाउंटेंट है। ये तमाम 4 लोग जो है जिनको इमरान खान ने साइन करके कहा था अपने अकाउंट्स में पैसे मंगा लो, वो बात करेंगे हमसे जो है वो शफाफियत की, चोर डाकू होने की। चोर डाकू देख लिया है, अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हैट्रिक करके बता दी कि तुम लोग मुस्तनद चोर डाकू हो। पिछले 3 साल आपके नजदीक वो चोर डाकू, उनके नजदीक आप चोर डाकू, शर्म नहीं आती है। उनके नजदीक आप लोग कमजोर, आपके नजदीक वो लोग कमजोर। तो मजहर अब्बास साहब, नो, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही। नो, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये सर्टिफाइड चोर डाकू हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में, स्क्रूटनी रिपोर्ट में भी हुए हैं। ये जो है ये अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि ठेकों में इनकी ब्राइब्स हैं, इनके जो है सर्टिफाइड सादिक और अमीन भी तो है ना। इनके एडवाइजर्स को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हम एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि वो शरीफ आदमी है। इस्तीफा तो बिलावल साहब का बनता है या जरदारी साहब का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स पेश नहीं हुए। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को भेजते हैं और इतने अहम मौके पर पेश नहीं होते, तो क्या ये मुमकिन है कि पार्टी गाइडलाइंस के बगैर या पार्टी लाइन के बगैर लोग गैर हाजिर रहे हों?
और अगर पार्टी लाइंस के बगैर गैर हाजिर रहे होते तो शो कॉज मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। सेनेट में 2018 से मैं कैलकुलेट कर रहा था, बल्कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी, जब बलूचिस्तान में एक मिनी कू हुआ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, तो उसके बाद से जो सिलसिला चला है वो सिलसिला जो है वो पिछले जुमे तक जो है वो चलता रहा है। और अगर आप देखें कि सेनेट में अब ये पहली अपोजिशन है कि सेनेट में मेजॉरिटी आज से नहीं है, 2018 से, उस वक्त तो ज़्यादा सेनेटर्स थे इनके। और मेरा ख्याल है कि खुद सोचना चाहिए अपोजिशन की तमाम जमातों को कि मेजॉरिटी, एब्सोलूट मेजॉरिटी होने के बाद भी और सिंपल मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कोई एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट को टफ़ टाइम दिया हो, और जब भी वोटिंग का वक्त आया है वो शिकस्त खा गए। और कमाल ये है कि कभी भी किसी सेनेटर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये मेरा ख़्याल है सोचना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की क्यों ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी? देखिए और भी सेनेटर नहीं आए, 6-7, मुशाहिद साहब को कोविड हुआ है। जिम्मेदारी इसलिए बनती थी कि एक तो ये कि अपोजिशन खुद प्रीएम्प्ट करती है कि गवर्नमेंट कोई भी चाल चला के इस बिल को पास करवा लेगी, लिहाजा हमें इसके ब्लॉक करना है। उसके लिए आप जब ये एप्रीहेंड करते हैं तो फिर उसके लिए आपको हर वक्त मौजूद रहना बहुत इसलिए ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो ऐसा मौका तलाश करेगी कि जिस मौके पर वो आपकी कमी देखें और उस मौके पे वो जो है अटैक कर दें। अब उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने या दूसरे सेनेटर्स ने कुछ किया हो या न किया हो, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द टीम, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी कैप्टन हैं उस टीम के, और अगर कैप्टन ही ग्राउंड में ना उतरे और देखे कि टीम के 6-7 खिलाड़ी जो हैं, तो फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने इस्तीफ़ा पार्टी को दिया है, पार्टी को उनका इस्तीफ़ा कबूल करना चाहिए, उनकी जगह किसी और को। और जब आप ऐसी मिसाल कायम करेंगे तो फिर ये एक अच्छी मिसाल होगी। जहाँ तक सदाकत अब्बासी साहब का ताल्लुक़ है, तो उनकी पार्टी ने भी, यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली में सेनेटर कैसे बन गए, कभी गौर किया? पीटीआई ने ये गौर किया कि वो कौमी असम्बली में सेनेटर कैसे बन गया? कौमी असम्बली में तो मेजॉरिटी नहीं है अपोजिशन की, तो वो सेनेटर कैसे बने? और इससे पहले भी 2014 में भी हमने देखा था कि जब पीटीआई ने ये फैसला किया था कि वो तमाम असम्बलियों से रिज़ाइन कर देंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उनकी हुकूमत थी, परवेज़ खटक साहब ने इनकार कर दिया था, लिहाजा उन्हें कौमी असम्बली पर ही रिलाय करना पड़ा, और वहाँ भी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हुई। तो मजमूई तौर पर हमारी माशरे में और सियासत में इखलाकियात की जनरली कमी होती जा रही है, और हम पॉलिटिकल मोरालिटी को हम उसको एड्रेस नहीं करते, हम पॉलिटिकली वीक होते जा रहे हैं, इसी वजह से कि आपको अपने ही, जिनको आप सेनेटर्स बना के लाते हैं, जिनको आप कौमी और सूबाई असम्बलियों में लेकर आते हैं, वो इखलाकी तौर पे और नज़रियाती तौर पे इतने मजबूत नहीं होते कि वो खड़े रहें, हर मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहें। ये सियासी जमातों के सोचने का है, और सेनेट में अपोजिशन के इसलिए सोचने का है कि कोई एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शिकस्त दी हो। और अगर ये नहीं हुआ तो आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे? जहाँ आप तहरीक ला सकते हैं वहाँ आप चेयरमैन सेनेट को नहीं शिकस्त दे सके, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ ला सके, ना उनको जो जब इलेक्शन हुए चेयरमैन सेनेट के उनको रोक सके। तो मेरा ख्याल है यूसुफ रज़ा गिलानी को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है, मजमूई तौर पर अपोजिशन को जाती है। आपको नहीं कि ये इस्तीफे की जगह शो कॉज नोटिस बनता था, शो कॉज नोटिस नहीं मिला, इन्होंने इस्तीफा भेजा है। तो ये जो सदाकत साहब भी कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत का, तो ये शो कॉज बनता था, वहाँ से पार्टी को उनको शो कॉज देना चाहिए था। ऐसे में देखिए, चले नहीं दिया ना शो कॉज, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि मेरे नज़दीक जब उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया था तो उस तकरीर के बाद उन्हें हाउस से चला जाना चाहिए था, वो उसके बाद भी हाउस में बैठे रहे लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं ही जो है वो अपना फुट डाउन करना पड़ेगा। अब अगर ये पार्टी की, इवन अगर पार्टी की क़यादत ज़ाहिर है अगर ये जानबूझ के नहीं आए हैं तब तो पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं आए हैं तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो फिर यही रवायत रहेगी
और फिर जो इसका लॉन्ग मार्च को भी सेटबैक हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हो या पीडीएम का लॉन्ग मार्च हो, अगर ऑपोजिशन जहां ठीक सब कुछ कर सकती है, अगर वहीं कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप इस मुल्क में एक वजीर आजम को आप कैसे आउट करेंगे, कैसे जो है उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि जहां कर सकते हैं एक छोटे से डिस्क्रेडिट हाउस में होती आप चली नहीं जा कर रही है पा ना, रहे, ऐसे में एक तो बड़े हाउस में opposition। कैसे कर पाएंगे? ठीक। अज़मा, ये इससे पहले सदाकत साहब के पास जाऊं, आपसे पूछता हूं कि ऑपोजिशन का जो किरदार है वो बड़ा मायूस कौन है? कोई कानून साजी नहीं रोक पाते। आप कहती हैं कि इन्होंने चालाकी से करवा दिया, लेकिन विजिलेंट तो आपको होना चाहिए। ये तो मौका तलाश करेंगे जिस तरह से अपनी कानून साजी कर सकेंगे। इनकी तो अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, तो मुनासिब इन्होंने जिस तरह से किया, अपना मकसद इन्होंने पूरा किया। वीकनेस ऑपोजिशन के अंदर ही है। ठीक है, आप कह लें, आपकी राय का मुझे एहतराम है, लेकिन ये भी तो लोगों ने देखा ना कि ये हुकूमत जो पहले ही चोर दरवाजे से आई थी, वो कानून साजी भी चोर दरवाजे से कर रही है। 2 दफ़ा मज़हर साहब ने कहा कि हमने इनको कभी डिफीट नहीं दिया हाउस के अंदर, ऐसे नहीं है। आप आलम ये देखिए मज़हर साहब के हाउस के अंदर कोरम पॉइंट आउट किया जाता है, उसको कोई देखने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर जो है वो बंदा वो नहीं करते। हमने 2 दफ़ा, मुझे बिल्स अभी जहन में नहीं आ रहे, अभी थोड़ी देर में मैं चेक करके आपको बताऊंगी, जिन बिल्स पे हमने इनको डिफीट दिया। और अगर आपको याद हो कि उन बिल के ऊपर ही इनको फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा, सेनेट के अंदर भी इनको डिफीट हुई थी और इनको ज्वाइंट सेशन के अंदर वो बिल्स जो है वो पास कराने पड़े। तो ये नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन के अंदर जो है वो अपने पैर पे मजबूती से खड़े रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। और हमारे लिए यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि जिन लोगों को हम टिकट दे के भेजते हैं हाउस के अंदर, अगर उनको आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के से कोई प्रॉब्लम है, तो बड़ा आसान हल है, इस्तीफा दें और जाकर जहां दिल चाहता है वहां चले जाएं। लेकिन उसी पार्टी सिंबल के ऊपर जो है वो इलेक्ट होकर, ये आपको बता दूं, दिलावर खान साहब की एक बैकग्राउंड है, वो ये है कि जब वसीतर मुफाद में मुल्क और कौम के, जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी जो क़यादत है उससे हटाया गया था और हमारे उनके साइन किए हुए जो है वो पार्टी टिकट्स भी एडमिट नहीं किए गए थे, ये मौसूफ उसके थ्रू जो है वो आए थे और वहाँ से ये आज़ाद डिक्लेयर हुए और फिर ये इतने आज़ाद हुए कि ये कहीं जाकर कैद हो गए और आज तक हम उनको कैद से नहीं छुड़ा सके। बहरहाल सेनेट में तो फिर आप भी लेकर आए ना इनको, अब आप इन पर जितनी भी तनकीद करें। जी जी, सदाकत साहब, मैं ये गुनाह तस्लीम कर रही हूं। वो उज़मा दुरुस्त कह रही है। जी मज़हर साहब, आप कुछ कह रही हैं? मेरा मतलब वो बिल के हवाले नहीं, मैं बिल के हवाले से डिफीट की बात नहीं कर रहा था। बिल वो सही कह रही है कि 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि वो बिल के मसले पे गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है। मेरा जो वो था वो ये था कि जहाँ जैसे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नहीं ला सके, फिर जो सेनेट के इलेक्शंस में हुआ उसके नतीजे में जो चीज़ें हुई उसमें भी आप संजरानी साहब को शिकस्त नहीं दे पाए, और फिर इसी तरीके से तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब भी जब ये बात होती है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए तो अपोजिशन डिवाइडेड हाउस नज़र आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था। अच्छा, शेख रशीद साहब एक बार एक बात दोहरा रहे हैं कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए तो 25 बंदे कम हो जाएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के 14 से 15 आदमी जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। तो सदाकत भाई, आप मुझे बताइए कौन लोग हैं, पहले सुने शेख रशीद साहब कह क्या रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। और आप पहले पूछ रहे थे कि ना इमरजेंसी का मुझे पता है, ना सदारती निज़ाम का पता है। जिन लोगों ने कहा है कैबिनेट में ये कोई बात नहीं आई। सदाकत भाई, नाम तो आप बताएंगे नहीं कौन लोग हैं, मगर ये तो बता दें किस पार्टी से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, कहाँ से हैं ये बंदे जो आपके साथ मिले हुए हैं? देखिए, पहले तो ये ऑपोजिशन बिल्कुल बैड लूजर्स की तरह बिहेव करती है। जब ये हार जाते हैं, कभी कहते हैं टेलीफोन आ गए, कभी कहते हैं हम पे दबाव है, कभी क्या कहते हैं। भैया हम पे क्यों नहीं है दबाव? दबाव तो उन्हीं पे होता है जो जिनकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। फिर कभी कहते हैं जी एजेंडा लेट मिला था। चलें, एजेंडा लेट मिला था तो सुबह जो आप सेनेट में आपके लोग शादियाने बजा रहे थे कि हम जीत गए, हम ये नहीं, आप वो तकरीरें सुना लें इनकी, ये उस वक्त सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने कब कैसे करना है।
अगर कोई चीज़ आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के, तो हमने आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं देखनी, हमें तो पता है आप माफियाज हैं, हमें तो पता है आप ये ठीक है, वो आपने अपनी मर्जी से करना है, अपना मौका देखिए। हमें तो पता है ये बंदे कौन से हैं जो आपके साथ मिले हुए रास्ते में हैं? सुने ना, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो स्टेट बैंक को हमने आज़ाद कराना था हुकूमत से, और इस तरह की उनको कर्जों से आज़ाद करना था कि हुकूमतें उनसे कर्जा ना ले सकें, हम तो इसका हमारे तो ये मंशूर का हिस्सा था कि स्टेट बैंक को हमने ऑटोनॉमी देनी है। तो इनका ख्याल था कि ये मुल्क के खिलाफ है। जब मुल्क के खिलाफ है पर इतनी जरूरत तो पैदा ऑटोनॉमी तो आपने दे दी, कल को ये मत कहिएगा, एक बात सुन लीजिए, कल को ये ना कहिएगा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि स्टेट बैंक अब हमारे इख्तियार में नहीं है, ये ना कहिएगा कल को फिर। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे जी। कौन से बंदे आपके साथ? महंगाई कंट्रोल होगी, जिस तरह बाकी मसूद, जिस तरह बाकी इशारी अल्लाह का फजल है, नवाज शरीफ के दौर की नौसत खत्म हुई तो एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो गया, जो 5 साल पाकिस्तान को कर्जों में डुबोने की वजह थी कि 5 साल एक्सपोर्ट नीचे गया, मनफी गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रेमिटेंसेस भी बढ़ गए, रेवेन्यू भी बढ़ गए, जीडीपी भी 5.4% बढ़ गई। तो ये सारी बरकत है। इंशाअल्लाह महंगाई को भी हम इस ऑपोजिशन की नौसत की तरह महंगाई की नौसत को भी खत्म करेंगे। और ये आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जों में डुबोया और 20 अरब डॉलर के खसारे लेकर आए। हाँ, बंदे कौन है? चलो मुझे एक ब्रेक लेने दें। सदाकत साहब, मैंने आपसे पूछा था कौन से बंदे हैं जिनके बारे में शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं, किस पार्टी से हैं, कौन आपसे राब्ता कर रहा है, इनको छोड़ के बैठ जाएगा आपके साथ। बहरहाल आपने नहीं बताया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं जो लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, जो बिलावल साहब जो हैं वो फरवरी में कर रहे हैं और पीडीएम मार्च में, तो ये कितने मुतासिर होंगे इस वक्त की जो सूरत हाल में नज़र आ रही है। अगर अपोजिशन की सफ़ों में कमज़ोरी है तो क्या एक मौसर एहतजाज हमें नज़र आएगा या नहीं? जब दो एहतजाज हो रहे होंगे, अपोजिशन मुनक़सिम होगी। एक ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक। पीटीआई हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आती रहती है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी करप्शन के हवाले से वो भी हमारे सामने मौजूद है। एक और सर्वे सामने आया है जो पल्स कंसल्टेंट ने जारी किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की माशी सिमत पर परेशानी का इजहार किया है और माशी सिमत को गलत कहा है, और 26% ने माशी सिमत को दुरुस्त करार दिया है। सर्वे में मुल्क की मजमूई सिमत भी 69% पाकिस्तानी उससे गैर मुतमईन नज़र आए, और मुल्क की सियासी सिमत पर भी 66% पाकिस्तानियों ने एतराज़ किया और इसे गलत करार दिया है। 29% पाकिस्तानियों ने सियासी सिमत को दुरुस्त जाना है। सर्वे में तमाम परेशानियों के बावजूद 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए, जबकि 19% ने नए साल में मजीद खराबी का खदशा जाहिर किया है। अज़मा, आपसे ही सवाल करता हूँ कि ये आप लोग तो बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं, कई मरतबा हुकूमत की है, अपोजिशन आप लोग करते रहें, तो आप लोग ये फैसला क्यों नहीं कर पा रहे कि मिलकर एहतजाज करें अगर हुकूमत को वाकई घर भेजना है तो? और हुकूमत की जहां पर परफॉर्मेंस की सूरत हाल ये कि हर सर्वे उनके खिलाफ आ रहा है। जी देखिए, मैं नहीं समझती कि कोई इतना आसान होगा। 2 लॉन्ग मार्च जो है, एक की बजाय 2 लॉन्ग मार्च हुकूमत को फेस करने पड़े तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और अगर पीपल्स पार्टी अपने तौर पर लॉन्ग मार्च कर रही है, इसको करना चाहिए, इसका हक है। और जैसे आपने सर्वे को भी आपने रेफर किया कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो हमसे भी खफा है, ऑपोजिशन से भी। वो उनका दिल चाहता है कि इस इमरान खान साहब को कुर्सी से कोई पकड़ के खींच लिया जाए, जैसे इमरान खान साहब दूसरे वज़ीर आज़म को खींचना चाहते थे, लेकिन हम वो कर नहीं सकते, हम वो करना नहीं चाहते, और इसलिए हम आईनी और कानूनी जो दायरा कार है उसके अंदर रहकर काम करेंगे। एक बात सदाकत बासी साहब ने अभी कही, वो दबाव की बात कर रहे थे कि वो हम पे तो नहीं है। प्यारे भाई, आप पे दबाव ही तो नहीं डाला था। जब आप पे दबाव डाले जा सकते थे ना, जब आपके साथ वो किया जा सकता था जो आज हमारे साथ हो रहा है, हमने नहीं किया था। और दबाव हुकूमती मेंबरान पे नहीं होता प्यारे भाई, वो अपोजिशन के ऊपर होता है। ये जब आप अगली दफ़ा अपोजिशन में आएंगे फिर आपको बड़ा अच्छे से पता चलेगा दबाव किसको कहते हैं। और दबाव की बात हम नहीं कर रहे, आपके इत्तेहादी भी कहते हैं। हम टेलीफोन पे आए हैं, आपके अपने हुकूमती मेंबर कहते हैं हमें बुलाया गया है, हम आए नहीं हैं, लाया गया है। आपके इत्तेहादी कहते हैं हमें जब तक फ़ोन पे जो है वो ना बुलाया जाए हम आने को तैयार नहीं थे। तो ये कितनी ये सिर्फ सदाकत बाजी साहब यहाँ मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इतनी मासूमाना बात है नहीं जितनी मासूमाना तरीके से उन्होंने की है। जो लॉन्ग मार्च है, देखिए ये इस वक्त जो जिसको ये कह रहे हैं ना इनकी बड़ी फतह है, जो उन्होंने बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की स्टेट बैंक को गिरवी रख के, जब इतने इशारे बेहतर हो रहे हैं, एक सिंपल सवाल है, जब इतना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इतनी मनाजिल, पता नहीं कौन सी मनाजिल पे पहुंच गया पाकिस्तान, तो फिर हमें $1 अरब के लिए जो है
वो हमें IMF के सामने बेचा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि स्टेट बैंक से आपने पैसे लेने को मना कर दिया, इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा? जो मैंने कुछ माशी माहिरीन से सुना, उन्होंने कहा इसका नतीजा ये होगा कि अब आपको प्राइवेट बैंक से कर्जे लेने पड़ेंगे और प्राइवेट बैंक आपके साथ जो कमर्शियल बैंक से लेने पड़ेंगे, महंगे कर्जे होंगे, जो है वो खाल उतारेंगे। इसका मैं एक आखिरी लाइन कह दूं, हमने बिल्कुल, हमारा कैटेगोरिक फैसला है, IMF को भी हमने बिल्कुल बता दिया है, हम हुकूमत में जब भी आएंगे हम इस बिल को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ये स्टेट बैंक की ये जो गिरवी रखना है हमें काबिल कबूल नहीं है। नून लीग इस बिल को ख़त्म करेगी। हम ये इस किस्म की सॉवरेनिटी ये अमेरिका के स्टेट बैंक को नहीं है भाई, और ये हमें जो है ये हमें वहाँ बेच के आके कह रहे हैं बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। चलिए वो तो जब आप हुकूमत में आएंगे तब की बात है, अभी तो ये हो चुका है काम। अभी तो मामला दरपेश ये है कि लॉन्ग मार्च। तो मजहर अब्बास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इतने सीजन पॉलिटिशियन है, कई मरतबा हुकूमत में रहे, अपोजिशन का करने का इनको तजुर्बा है, जैसा आपने भी कहा कि जो पार्लियामान में सूरत हाल है ये इफेक्ट करेगी धरने की सूरत हाल को, तो ये धरने दो लॉन्ग मार्च या धरने जो हैं ये अगर अलग अलग दिए जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट कम होगा या ज़्यादा होगा? ये बेहतर है अपोजिशन के लिए या बेहतर नहीं है? देखिए मसूद, डिपेंड करता है। मसला ये कि मुझे नहीं पता कि PDM का अल्टीमेट गोल क्या है। मैं तो अल्टीमेट गोल से ये कि अगर आप 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर क्या होगा? एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ आप लेके चलें, फ़र्ज़ करें 1-1.5-2 लाख लोग लेके पहुंच गए, फिर क्या कहेंगे आप? यानी उसके आगे, क्योंकि अभी तक धरने का ऐलान नहीं हुआ, अब धरने का भी ऐलान होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? अब मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम आप डिमांड कर सकते हैं वज़ीर आज़म से कि इस्तीफ़ा दे दो, तो वो तो नहीं देंगे। तो फिर क्या है? असल चीज़ ये है कि जो एक प्लान है, एक प्रोटेस्ट का प्लान, एक ज़माना होता था जब हम देखते थे कि आपने बाज़ार बंद करा दिए, हड़ताल की कॉल दे दी, पहिया जाम दे दिया, मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, एक क्योस होता है। यहाँ ये है कि बिलावल भुट्टो निकलेंगे, 27 फरवरी को पहुँच गए आप उधर इस्लामाबाद, फिर तो आगे का जो प्लान है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बज़ाहिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो यही होता है कि या तो वज़ीर आज़म पे ये दबाव बढ़े कि वज़ीर आज़म से कहें आप इस्तीफ़ा दे दें और वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ, तो अभी हमने सेनेट के जो सूरत हाल देखी उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन, आई डोंट नो क्या अपोजिशन की अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, क्योंकि फिर अप्रैल में रमज़ान है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि PDM के जो इंटरनल कोर हो उनके पास कोई स्ट्रेटजी हो, लेकिन ऑन फेस ऑफ इट इस वक्त अगर हम देखें तो सिवाय इसके कि पीपल्स पार्टी अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहती है और PDM जिसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग, नून, JUI और दीगर सियासी जमातें हैं वो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहती हैं, इससे आगे मुझे बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर कोई इनके इंटरनल कोई उनका प्लान है तो अलग बात है। ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती इलेक्शन में शो ऑफ स्ट्रेंथ से कुछ फ़ायदा ले लेंगे या नज़रें होंगी 2023 के इलेक्शन पर, यही नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक मज़हर अब्बास साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, जैसे अभी अज़मा कह रही थी कि अभी तो आप पर कोई दबाव नहीं है, दबाव उस वक्त होगा जब आप अपोजिशन में होंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जब आप मैदान में आएंगे तो वो आपको किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को कौमी मुजरिम की तरह देखेंगे। सुने ज़रा वो कह क्या रही हैं। सर, इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे निकाला गया या मैं बाहर आया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। किसके लिए खतरनाक होगा? यानी जिस तरह हुक्मरान होते हुए वो खतरनाक है और मुल्क को भूख प्यास और अफलास की तरफ धकेला है, जब बाहर आएगा तो और खंगाल करेगा? या अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा? मेरे ख्याल में उसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे। जी सदाकत अली अब्बासी साहब, मौलाना साहब तो ये समझते हैं कि जो आपकी कारकर्दगी है और जो फैसले आपने लिए हैं, जब आप आएंगे मैदान में तो लोग कौमी मुजरिम की तरह देखेंगे आपको। अच्छा, मैं आपको और मदर साहब को दोबारा उसी बात पे लेके आऊँगा। ये मुझे कह रही हैं अज़मा साहिबा कि जब आप अपोजिशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बीबी, हम अपोजिशन में थे, हमारे 33 MNA थे और आपके पौने 200 MNA थे, बल्कि 200 से ज़्यादा थे, और हमने किस तरह आपको तिगनी का नाच नचाया। एक, हमने आपको अपनी मर्जी का काम नहीं करने दिया, हमने बताया कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए खड़े।
आप 150 का मजमुआ है और 150 का मजमुआ किसी एक, हमने आपको 14 दफा डिफीट किया और आपकी जहां अक्सरियत थी, आपके जॉइंट सेशन में आपकी अक्सरियत थी, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से आपको मात दी। तो हमें ना कहें, फर्क ये है कि आपके लीडर करप्ट हैं और लोग आपको साथ सिर्फ जुगाड़ लगाते हैं, वक्ती आपके साथ गुजारा करते हैं, कोई भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी समझती है कि आप करप्ट हैं और वो आपका बोझ उठाना नहीं चाहते, जबकि हम नजरियाती तौर पे कमिटेड हैं। इसलिए सर्वेस के बारे में क्या ख्याल है सदाकत साहब? जी ये सर्वेस जो एक के बाद एक आ रहे हैं, ये बड़ा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है, ये आपके लिए परेशानी का सबब नहीं है? जी मैं नून लीग वाले डॉक्टर आमिर लियाकत की बड़ी मिसालें देते हैं। उन्होंने कहा था मुझे लाया गया, उसी शाम को आमिर लियाकत ने कहा मुझे अली जैदी और असद उमर लेके आए, वो इनको पसंद नहीं है। तो आमिर लियाकत की बाकी भी जो खबरें हैं वो भी मान लें, वो आप लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं उसको पूरा माने। बाकी 3.5 साल जो है वो हमारे आपके सामने है और हमारी 5 साल की ऑपोजिशन आपके सामने है, और आप 3.5 साल एक वक्त क़याम पे भी आप खड़े नहीं हो सके। वैसे सदाकत भाई, जो आपसे सवाल हो रहा है ना, जो आपसे सवाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें आप, केपीके में बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लें, सर्वेस देख लें आप, बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स देख लें, आपके खिलाफ जा रही हैं, आपकी कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अपोजिशन मुनक़सिम है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। जी मुझे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अपने बारे में रिपोर्ट लग रही है कि जी पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन कोविड हैंडलिंग। मुझे अपने बारे में IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें नजर आ रही हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, कि पाकिस्तान की मईशत अब स्टेबल हो गई है। मुझे तो लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट 30% बढ़ रही है, जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में कर्जों से निकालेगी। मुझे तो लग रहा है कि हम डैम भी बना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हमने एक सोशल इनकलाब लेके आए हैं जब हम और ट्रांसपेरेंसी का जिक्र नहीं किया आपने। सुने मैं आ रहा हूँ ना, उधर ही आ रहा हूँ मैं। हम इनकलाब लेके आए जब हमने हर खानदान को हेल्थ कवरेज दे दिया। मैं अज़मा साहबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये भी हेल्थ कवरेज में अहल हो गई हैं। मेरे खानदान में, मेरे इमीडिएट फैमिली में 50 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है, मैं भी बड़ा खुश हूँ। तो इमरान खान को लोग इंशाअल्लाह तारीख में याद रखेंगे अपने अच्छाइयों की वजह से, और जो उसने मईशत की गर्दाब से निकाला है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, लेकिन मैं मसूद आपको चैलेंज करता हूँ, नवाज शरीफ साहब पे अजीजिया का केस, नवाज शरीफ साहब पे फ्लैगशिप का केस, नवाज साहब पे असासों का केस, नवाज साहब पे ये पनामा का केस, मुझे आप तीनों से सवाल है। इमरान खान के 3.5 साल में इमरान खान की जात पे एक केस मुझे बता दें। मैं ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को तब मानूं जब मेरे वजीर किसी पे केस नहीं। अब तो दिल चाहता है सदाकत भाई आपको हम चैलेंज करें, आपको चैलेंज करें कि ये आप 3.5 साल से जो बात कह रहे हैं ना, केस बना रहे हैं, अब आप किसी को साबित भी करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं, ये चैलेंज है अब आपके लिए। आप ये सारे केस बने हुए ना, नवाज शरीफ को सजा होगी, मरियम साहब को सजा, साबित भी तो करें ना अदालतों में। मजहर अब्बास साहब, नैब का केस साबित है। एक मिनट मसूद, एक मिनट। नवाज शरीफ साहब को अपने केस में सजा हो चुकी है जिसमें वो जमानत पे बाहर गए, तो साबित है ना, बताएं और क्या साबित करें। सुप्रीम कोर्ट पे नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेज दिया, बाहर भी खुद ही भेजा, वापस भी नहीं ला पा रहे। बहरहाल अज़मा आप कुछ कहना चाह रही है, कहे, पर मजहर अब्बास साहब से फाइनल पे वो आप मुझे, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, इमरान खान भी कोई करप्शन का कोई एक शाइबा, कोई एक केस बता दें। वैसे हवाई बातें मैं नहीं मानता, ये सारी तो देना पहले ऑपोजिशन में आप जाती हैं जब आपका लीडर करप्ट हो। जी अज़मा, ईमानदार है और साबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेशन कर दी है। अज़मा चैलेंज कर रहे हैं ये सदाकत साहब। जी नहीं, ये करते रहे चैलेंज। मैं सिर्फ बाकी नहीं, मैं फॉरेन फंडिंग की बात भी नहीं करती, जो ज़कात खैरात खाई है उसकी बात भी नहीं करती। सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान के ज़राए आमदन क्या है, कभी से पूछ रहे हैं हम, और उसकी ज़राए आमदन ना होने के बावजूद 2 लाख रुपए से एक साल में 98 लाख टैक्स कैसे दिया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। और बाकी छोड़ देते हैं, चेयरमैन नैब ने आटा और चीनी चोरी के ऊपर नोटिस लिया था ना पिछले पता नहीं कौन से 2 साल पहले फरवरी में, और उसके बाद से आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें वजीर तिजारत इमरान खान ने चीनी बाहर भिजवाई थी। तो बेटा ये केस तो मेरे प्यारे भाई खुलने हैं, ये आज नहीं खुल रहे, कल खुल जाएंगे। ये IMF तो फलाना तो इकोनॉमिस्ट, आइंदा जाके इन्हीं से वोट लेना, क्योंकि जिन्होंने आप लोगों को वोट देने हैं ना, वो आपके लिए
अज़मा, जी, तैयार करके बैठे वक्त कम है। हैं, कुछ मैं ताज़ा मजहर अब्बास सवाल साहब से फाइनल जिन्होंने इस पे बात आपके ऊपर करना चाह रहा हूं। बरसाना है जब आपने वोट लेने आना है। मजहर अब्बास, दोबारा मजहर मैं अब्बास सवाल साहब, करूंगा, जो मेरे पे इस एक वक्त की करप्शन का मेरी leadership पे परफॉर्मेंस इल्जाम है, जो अब लगा तक की दें। परफॉर्मेंस जो है केस हो। पीटीआई की, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर ये मामला फर्ज करें जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये मुकाबला कर सकेंगे, और वो बार बार जो दावा कर रहे हैं कि दोबारा हम इलेक्ट होकर आएंगे और 5 साल दोबारा पूरे करेंगे, ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है इनकी? देखिए मसूद, 2018 में इमरान खान अनटेस्टेड थे और उनको बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया, नए वोटर्स निकाले, उसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने नए वोटर्स निकाले। बहुत से लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं दिया था, उन्होंने आके वोट दिया। मजहर साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, माजरत यहाँ पर रुकना पड़ेगा, एक मुख्तसर से ब्रेक लेने दें मुझे, और वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। सदाकत अली अबाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, अज़मा बुखारी साहबा आपका शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।